नरेंद्र के जाते ही जूही सोच में मग्न पलंग पर ढेर हो गई। उसे न आकर्षक ढंग से सजाए दो कमरों के इस मकान में रखे फूलदार कवर वाले सोफों में आकर्षण महसूस हो रहा था, न जतन से संवारे पर्दों में। दीवारों पर लगे सुंदर फोटो और एक कोने में सजे खिलौने जैसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कि नंदा की शरीर की महक अभी कमरे की आबो हवा में फैली हुई है, और कभी प्रिय लगने वाली यह महक अब उसे पागल बनाए बिना न रहेगी। दिमाग की नसें जैसे फटना चाहती थीं। हवादार कमरे की खिड़कियों से आती सर्दी की हवाएं जैसे जेठ की लू बनकर रह गई थी। जो कुछ हुआ था उसकी उम्मीद कम से कम जूही के भोले मन को कतई न थी। हुआ यह कि कठोर अनुशासन वाली सास के घर में बाहर की हवा को तरस गई जूही में नरेंद्र की नौकरी लगते ही अपना अधिकार बोध जाग गया कि अब वह इस घर के एकमात्र कमाऊ बेटे की पत्नी है। सास ससुर देवर नंदे सभी उसके पति की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने को तैयार हैं, लेकिन वह उन्हें गुलछर्रे नहीं उड़ाने देगी। और उड़ाने भी क्यों दे? आखिर इन लोगों ने उसके साथ कौन सी नेकी कर दी है? ननदे एक एक चीज ठुनक ठुनक कर ले लेंगी, देवर गले पड़कर अपनी ज़रूरतें पूरी करा लेंगे, पर यह नहीं सोचेंगे कि भाभी भी जीती जागती इंसान है, उसका भी अपना सुख दुख है, उसकी भी बाहर घूमने फिरने की इच्छा होती है। सारा काम उसने अपने जिम्मे ले लिया तो सब आज़ाद हो गए। मरो खपो किसी को हाथ बटाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। लता ने एक बार कह दिया था, हमारी भाभी बहुत काम करती हैं, घर में किसी दूसरे को कोई काम छूने ही नहीं देती। तो कौन सा एहसान कर रही है किसी पर? मैंने इसे घर दे दिया, पाल पोस कर जवान बेटा दे दिया, सास तुनक कर बोली थी। जूही के मन में आया था कि वह भी उन्हीं की तरह हाथ नचाकर कह दे, क्यों दिया था जवान बेटा, बैठाए रहते उसे अपनी गोद में आंचल में छिपाए। पर कुछ सोचकर वह मन मसोस कर रह गई। ऐसे मौके पर सास की आंखों में उभरे लाल लाल डोरे और फिर एक ठंडेपन से मार्मिक बात कह देने से उनके आतंक से पूरा घर खौफ खाता था। तो जूही ही इसका अपवाद कैसे होती? हाँ, उसने काम करने की रफ्तार बढ़ा दी थी। ऑफिस से लौटे नरेंद्र की चाय के बाद उससे भेंट तभी हो पाती जब रात के 10 बजे वह ऊँघने लगता। अपने पाँवों पर जूही के शीतल हाथों का स्पर्श पाकर वह चौंक उठता। जाड़े में यह स्पर्श एकाएक अटपटा सा लगता और वह उसके देर से आने पर और घर के काम को उसकी तुलना में वरीयता देने पर झुंझलाता। एक दिन जूही ने नरेंद्र से कहा, घर में कलह न हो इसलिए इतना काम करती हूँ, पर मांझी रात दिन भुनभुनाया करती हैं कि यह तो दिन भर नरेंद्र की कमर से कमर जोड़े रहती है, काम धाम में मन ही नहीं लगता। नरेंद्र को माँ की यह बात पत्नी पर अत्याचार लगी। उसने आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसा कहती हैं? जूही ने अपने चेहरे पर जो भाव बना रखे थे उनमें आंखों का छलक आना कुछ कठिन नहीं था। उसने कहा, कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सारी बातें सुनकर तुम्हारा दिल दुखी करके क्या फ़ायदा? फिर तो नरेंद्र की बढ़ती उत्सुकता जूही से कुछ मनगढ़ंत बातें उगलवा लेने में सफल रहीं। इन बातों में सर्वप्रमुख यह थी कि माँ जी कह रही थी, अच्छा रहेगा नरेंद्र के 10 साल तक कोई बाल बच्चा ही न हो, नहीं तो उसकी तनख्वाह उन्हीं पर खर्च होने लगेगी। तब जूही भी दिन भर घर का काम नहीं कर पाएगी। इस बात ने ऐसा रंग दिखाया कि नरेंद्र जूही की हर बात मानने को तत्पर हो गया। जूही ने भी उसे अपनेपन के ऐसे लटके झटके दिखाए कि नरेंद्र को लगा जैसे जूही के साथ अलग मकान लेकर रहने और दूसरी जगह तबादला करवा लेने में ही उसका हर तरह से कल्याण है। घर के लोग उसे नोच कर खा जाने वाले भेड़िए लगे, जिनका उससे लगाव मात्र उतना ही है जितना हिंसक पशु का शिकार से होता है। जो माँ पुत्र की कमाई के लिए उसका वंश चलते नहीं देखना चाहती, उसे माँ कैसे कहा जाए? ऐसे लोगों का साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। फिर वे तबादले के बाद इस घर में आ गए। नरेंद्र और जूही दो ही तो प्राणी थे। जूही में काम करने और व्यवस्था की आदत तो शुरू से ही थी। उसने घर को फुलवारी की तरह सजा दिया। सीमित साधनों में जैसा रख रखाव और व्यवस्था जूही ने बना रखी थी, उससे नरेंद्र के साथियों को सोचना पड़ता था कि घर तो नारी से ही आबाद होता है,
किंतु वैसी गुड़ी नारी होनी चाहिए। वह नरेंद्र का ऐसा ख्याल रखती कि उसे लगता जैसे सच्चे अर्थों में जिंदगी तो अब शुरू की है। नरेंद्र भी हर तरह से जूही का ख्याल रखता, उसके जन्मदिन पर बढ़िया पार्टी और यादगार उपहार देता। ऑफिस के बाद यदि समय होता तो जूही के साथ घूमने भी निकल जाता। वास्तव में इसी आज़ादी के लिए तो जूही ने अपने घर में अपने झूठ से कलह का माहौल बना दिया था। कुछ दिनों बाद ही मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसका दोस्ताना बरसा गया था। किसी को वह स्वेटर का नया डिजाइन बताती तो किसी को साड़ी की फॉल ठीक करके देती। रमा बाबू की विधवा बहन नंदा को उसके आसपास बैठकर बात करने में विशेष शांति मिलती थी, क्योंकि और जगहों पर उसे पसंद नहीं किया जाता। जूही नंदा को समझाती, जिंदगी रोने से नहीं कटती है, कुछ काम करो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने पर भी गंभीरता से सोचो। एक दिन उसने यह बात नरेंद्र की उपस्थिति में भी कही थी। देखो अभी क्या उम्र है, मुश्किल से 25 वर्ष की होगी और क्या गत बना रखी है अपनी। कुदरत ने गोरा संगमरमरी बदन, अच्छी कदकाठी और बोलती आंखें क्या इसलिए दी हैं कि इन्हें रो रो कर गला दिया जाए। खबरदार जो आइंदा चेहरे पर मनहूसी छाई। फिर जब उसने अपनी गुलाबी रंग की एक सुंदर साड़ी उसे पहनाई तो नरेंद्र को भी लगा जैसे नंदा वाकई सुंदर कही जा सकती है। उसकी आंखें वास्तव में आकर्षक है। धीरे धीरे नंदा की रुचि जूही भाभी की बजाय नरेंद्र में बढ़ती गई और नरेंद्र की नंदा में। कई बार जब दोनों की आंखें बोलती होती तो जूही की दृष्टि भी उन पर पड़ जाती, परंतु वह उसे अपने मन का वहम समझ लेती या सोचती कि यदि उसकी शंका निर्मूल हुई तो नंदा के दुखी हृदय को ठेस पहुंचेगी और नरेंद्र भी उसके बचपन वाले सवाल से उसकी अक्ल के विषय में क्या सोचेगा। पर एक दिन वह सन्न रह गई थी जब उसने देखा था कि बत्ती चले जाने पर अंधेरे में नरेंद्र ने नंदा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था और तभी बिजली आ गई थी। जूही को लगा था जैसे उसके पैरों के नीचे काला सांप आ गया हो। जिसे उसने दूध पिलाया वही सरपड़ी बनकर उसकी सुखी गृहस्थी में दंश मार चुकी थी। जिस नरेंद्र को पूर्ण रूप से पाने के लिए उसने संयुक्त परिवार की जड़ों में मट्ठा डाला वही पराया हो गया। वह जज्ब न कर सकी। तुम लोग इतने नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसने नंदा की ओर देखकर कहा, निकल जा मेरे घर से और फिर कभी यहाँ कदम रखने की कोशिश मत करना। नरेंद्र ने बजाय लज्जित होने के त्योरियां चढ़ा ली और कड़े स्वर में कहा था, घर आए मेहमान से तमीज़ से बात करना सीखो। रही बात इसके यहाँ आने की तो तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली। यह घर मेरा है और यहाँ किसी का आना जाना मेरी इच्छा से होगा। जिसे यह मंजूर हो वही यहाँ रह सकता है, नहीं तो अपना रास्ता देखें। जूही समझ गई थी कि रास्ता देखने का संकेत उसी की ओर है। वह सोचने लगी तो ये इतने आगे निकल चुके हैं। इस घर के स्वप्न को सजोने वाली जूही घर के लिए इतनी महत्वहीन हो चुकी है कि एक बेहया औरत के लिए उसकी कुर्बानी बेधड़क दी जा सकती है। फिर तो नरेंद्र के आने के बाद नंदा का उनके घर आना आम बात हो गई। नरेंद्र पर जूही के अनुनय विनय का प्रभाव न हुआ। उसने साफ कह दिया, तुम्हें घर में रहना हो तो रहो, नहीं तो मैं नंदा के साथ बाकायदा अदालती शादी करके उसे घर ले आऊँगा और तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना होगा। इस दूसरे रास्ते के ख्याल से ही जूही विकल हो जाती थी। मायके वाले कितने दिन रखेंगे। भाभीियों के ताने सुनकर बेशर्मी की रोटियां वह कितने दिन खा सकेगी। भाइयों के अपने परिवार हैं, भाभीियों की अपनी इच्छाएं हैं, किसी के लिए कोई क्यों अपनी इच्छाओं का गला घोटेगा। जूही का मन डूब रहा था, उसे पार लगाने वाला कोई हाथ दिखाई नहीं पड़ता था। इस दुर्दिन में उसका ध्यान अपनी सास पर गया। एकदम कड़े मिजाज की सास के सामने नरेंद्र भी तो भीगी बिल्ली जैसा बना रहता था। यहाँ आने के समय भी तो वह उनसे मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाया था। अगर वे यहाँ होती तो क्या नरेंद्र की ऐसी हिम्मत पड़ती, या नंदा दिन में 10 बार घर के चक्कर लगा पाती। वह अपराध भाव से ग्रस्त हो गई। यह स्थिति तो वास्तव में उसके न्यारे रहने के काल्पनिक सुख के लिए बोले गए झूठ से ही बनी है। अगर वे आ भी जाएं तो अब भी बात बन सकती है, मगर वे आए तो कैसे, वह उनसे कहे भी तो किस मुंह से। अगर वह सास को यहाँ लाना भी चाहे तो क्या वे मान जाएंगी। उसके हृदय के दूसरे पक्ष ने उसे आश्वस्त किया कि तूने अपने स्वार्थ के आगे सास की ममता देखी ही कहाँ। जब एक बार उसे डायरिया हो गया था तो हालत खराब हो जाने पर सास ही तो पूरी रात उसकी सिरहाने बैठकर जागती रही थी। बहुत सोच समझकर उसने सारी स्थिति पत्र में लिखकर अंत में लिख दिया, वैसे तो मैं स्वयं आपको लेने आती, मगर किस मुँह से आऊँ। यह जान लीजिए
कि मेरे वहाँ से हटते ही घर में मेरा रहना भी दूभर हो जाएगा। मैं छोटी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन उसे क्षमा तो बड़े ही करते हैं। यदि आप नहीं आई तो मैं समझूंगी माँ की ममता अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं, मैं आपको ही माँ समझती हूँ। 5वें दिन ही हरीश और नवल के साथ माँ जी का भारी भरकम स्वर दरवाजे पर सुनाई पड़ा। अब दरवाज़ा खोलोगे भी या नहीं? बस में बैठे बैठे पाँव ही टूट गए। उस समय नरेंद्र और नंदा भी घर पर ही थे। माँ जी की गंभीर वाणी सुनकर नरेंद्र के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने नंदा को जल्दी से जाने का इशारा कर दिया, पर नंदा जाती तो तब, जब निकलने का दूसरा दरवाज़ा होता। वह हकबकाई सी खड़ी थी। जूही को तो जैसे मरुस्थल में प्यास से बिलखते व्यक्ति की तरह किसी जलधारा का कलकल स्वर सुनाई दे गया था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सास के पैरों पर मत्था रख दिया। वे जोर से बोली, अरे अब यह सब नौटंकी बाद में करना, पहले मेरा झोला थाम, मेरे हाथ दुखने लगे हैं। फिर उन्होंने आवाज़ दी, नरेंद्र, नवल के सिर से टोकरी उतार, और हरीश तू भी अपना मर्तबान रख। जब तक की तरह मुंह फाड़े क्या देख रहा है? इसके साथ ही वे आंगन में पड़े पलंग पर बैठ गईं। उनकी भीमकाय काया से पलंग चरमरा उठा। उनकी तनी आंखों, कड़कदर आवाज़ और पलंग की चरमराहट ने मिलकर जैसे एक आतंक की सृष्टि कर दी। नंदा को लगा शेरनी की आने पर तो परिंदे चीख कर भाग जाते हैं, लेकिन इनके सामने तो चीखने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसे लगा माँ जी की दृष्टि उसको तौल रही है, जैसे कोई बच्चा किसी ढेले को फेंकने से पहले उसे तौलता है। उसका यह असमंजस भांपकर नरेंद्र ने नंदा को जाने का हाथ से इशारा किया। नंदा को जैसे जान मिल गई। उसने एक कदम ही उठाया होगा कि माँ जी अपनी बुलंद आवाज़ में बोली, ठहरो, अभी कहाँ जाओगी? जरा इसको भी मेरी लाई मिठाइयाँ और फल खाने को दे दो। यह किसकी लड़की है? इतनी बड़ी हो गई, अभी इसकी शादी वादी नहीं हुई क्या? देखने से तो ऐसा ही लगता है। जूही ने सबके साथ ही नंदा को भी माँ जी की लाई मिठाई और फल वगैरह दिए, मगर इतने सवालों के साथ मिठाई और फलों की मिठास जैसे गायब हो गई थी। वह साफ देख रही थी कि नरेंद्र माँ के सामने आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा है। वह बिल्कुल मेमने जैसा लग रहा है। जिस नरेंद्र ने उससे प्रेम किया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वह एक जिंदा दिल इंसान था। उसका यह रूप तो रीढ़हीन केंचुए जैसा है। यह रूप लेकर क्या वह समाज से टक्कर ले सकेगा? उसे लगा कम से कम माँ जी के यहाँ रहते तो नहीं। वह चुपचाप वहाँ से खिसकना चाहती थी कि माँ जी ने कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, बैठो। फिर उन्होंने नरेंद्र से कहा, बनियाइन कमीज उतार। कपड़े उतारने पर नरेंद्र पर एक्सरे जैसी नज़र डालकर बोली, इसी सुख के लिए यहाँ रह रहा है? एकाएक पसली गिन लो, एक एक पसली गिन लो। बहू, तूने इसे यही खिलाया पिलाया है? अब जब तक तू अपने ज़िले में तबादला नहीं करा लेता है, मैं यहीं रहूँगी। अपना घर अपना ही होता है। इस बड़े शहर की फिजा में जहरीले मच्छर घूमते हैं। यहाँ से लाख दर्जा अच्छा अपना कस्बा है, जहाँ हर चीज़ सस्ती है। नरेंद्र और नंदा इस प्रवचन के बंद होने के इंतजार में जैसे जमीन में आंखें गड़ाए बैठे थे। माँ फिर नरेंद्र से बोली, देख, ये हरीश और नवल तुझसे कितने छोटे हैं और कैसे खिले पट्टे हो गए हैं। तेरे बापू की पेंशन और गांव की खेती के सहारे हमने मकान को 2 मंजिला कर दिया है और 2 भैंसें भी पाल रखी है। नंदा का मन पूरी तरह से बुझ गया था। वह माँ जी और उनके साथ आए हट्टे कट्टे बेटों को देखकर घबरा उठी कि यह औरत उसकी कामनाओं की कृषि पर मानो पाला बनकर पड़ गई है। निराशा से लंबी सांस लेकर वह वहाँ से चल दी। बाहर निकलकर वह इस आशा से घूमकर पीछे देखने लगी कि शायद नरेंद्र उसे इशारों में ही कुछ दिलासा दे, मगर उसकी आंखें उठ नहीं रही थी। अगले 2-4 दिन नरेंद्र बड़ा व्याकुल रहा। रमा बाबू के घर चाय के बहाने नंदा से थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाती थी, लेकिन इतने भर से प्यासे हृदयों को तसल्ली कैसे मिलती? रमा बाबू के सामने वे एक दूसरे को अधिक से अधिक देख ही सकते थे। दोनों के शरीर एक दूसरे से मिलने को तड़प रहे थे। एक दिन रमा बाबू के न होने पर नंदा ने कहा था, इसी बूते पर प्यार की कस्में खाते थे, संसार से टकराने की बात करते थे, अब माँ के सामने भीगी बिल्ली बन गए। नंदा के उत्तेजित करने से नरेंद्र का अहम जागृत हुआ। अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर काम के लिए माँ की मर्जी का मुंह ताकूँ। खुद कमाता हूँ, खाता हूँ, किसी से मांगने नहीं जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगा। उसने नंदा को दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं माँ से साफ साफ बात कर लूँगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता।
नंदा को हालांकि भरोसा नहीं था, फिर भी वह उसे उत्साहित करते हुए बोली, तुम हिम्मत से काम लो, सब काम बन जाएगा। हाँ जाने मन, मेरी हिम्मत देखनी हो तो शाम को घर चली आना। नरेंद्र ने नंदा के हाथ पर हाथ मारकर कहा। उस दिन शाम को ऑफिस से लौटने पर नरेंद्र नंदा के साथ आया था। लाल साड़ी में नंदा बड़ी फब रही थी और नरेंद्र भी अकड़ा अकड़ा दिखाई दे रहा था। उन दोनों को देखकर जूही के उन अरमानों पर पानी जैसा पड़ गया था जिनके साथ उसने गोभी और प्याज की पकौड़ियाँ चाय के साथ तैयार की थी। रसोई में जाकर वह आंसू बहाने लगी। बहू के आंसू देखकर सास ने पूछा, यह क्या? फिर टेसुए बहाने लगी। जूही सुबकती हुई बोली, वह फिर आ गई है। तो क्या हुआ? तू चुप बैठ, बाकी जिम्मा मेरा। वे जूही की पीठ ठोकने लगी। नंदा नरेंद्र के पास ही कुर्सी पर बैठी थी। माँ जी ने उन दोनों को घूरते हुए हरीश और नवल को भी वहीं बुला लिया। जूही ने प्यालों में चाय डाली तो पहला घूंट लेकर ही माँ जी नरेंद्र से बोली, आज तुम कुछ भरे भरे लग रहे हो। मुझे आए इतने दिन हो गए मगर तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं हो सकी। आज कुछ बातें करेंगे। हाँ हाँ, यही मैं भी चाहता था। पहली बात तो यह है कि आप कल घर को रवाना हो जाएं। खेती बाड़ी और भैंसे देखना अकेले बापू के बस की बात नहीं है। नरेंद्र बोला, ठीक है, आई हूँ तो चली भी जाऊँगी, आखिर यह भी मेरा घर है। मगर यह लड़की कौन है? अकेली तुम्हारे साथ इसके आने का कौन सा तुक है? जवान लड़कियाँ इस तरह घूमे यह अच्छा नहीं है। माँ जी बोली, मैं तो सोचता था आपका अदब कायम रहे, पर जब आप ही नहीं चाहती हैं तो सुनिए, यह नंदा है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इससे शादी करूंगा, अब यही इस घर की मालकिन बनेगी। जी कड़ा करके नरेंद्र कहा गया। नंदा गर्व भरी दृष्टि से उसे देख रही थी। लेकिन बहू का क्या होगा जिसके साथ साथ भांवरे लेकर तुमने अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी? माँ जी ने ठंडेपन से उसे तौला। नरेंद्र की हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, वह ब्याह तुम लोगों की मर्जी से हुआ था, तुम ही जानो। प्रतिज्ञा जैसे शब्द आज की दुनिया में बेमानी हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी यह शादी न हो तो अच्छा है। यही जूही के साथ साथ तुम्हारे और नंदा के लिए भी भला होगा। माँ जी ने उसी तरह कहा। हम अपना भला बुरा सब समझते हैं माँ, मैं आपकी यह राय मानने को मजबूर नहीं हूँ। नरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। हाँ, हम किसी के लिए अपनी तमन्नाओं का गला तो घोट नहीं सकते। नंदा ने पहली बार हिम्मत की। तू चुप रह, तेरी दवा तो मैं यूं कर दूंगी। माँ जी ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाने से स्वयं को अपमानित अनुभव कर नंदा ने नरेंद्र की ओर देखा और कहा, यदि मैं शादी कर ही लूँ तो आप क्या कर लेंगी? अब तो शादी होकर रहेगी। मैं क्या कर लूँगी? सुन। इसके साथ ही उनकी त्योरियां बदली और वे नरेंद्र से बोली, पहले तो तुझे घर की जायदाद से वंचित कर दूंगी, दूसरे रमा बाबू से कहकर इस लौंडिया की लगाम कसूंगी, तब भी न माने तो इसकी चोटी का एक एक बाल उखाड़ लूंगी और धक्के देकर इसे घर से बाहर कर दूंगी। मेरी राय में इतने में सही हो जाएगी। तीखी आवाज में बोलती माँ जी ने नंदा के उतरे चेहरे की ओर देखा। नंदा सोच रही थी, जायदाद के लिए नरेंद्र शायद दब जाए, लेकिन उस पर इसका असर आंशिक ही पड़ा। नंदा के साथ वह नौकरी में भी गुजर कर सकता था। सो बोला, आप अपनी जायदाद ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मगर शादी होगी। शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। जायदाद जाने से भी तुझ पर असर नहीं होगा तो थाना कचहरी बना है। एक रिपोर्ट में लैला मजनू दोनों जेल में नजर आओगे। फिर नौकरी भी नहीं बचेगी। पहली बीबी के रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा होती है। माँ जी का गंभीर स्वर गूंजा। अब नंदा का हौसला भी पस्त हो चुका था। माँ ने उसे जाने को कहा तो नरेंद्र बोला, अब जो भी हो यह जाएगी नहीं। माँ जी ने नंदा का झोंटा पकड़ कर उसे ऊंचे उठा दिया। वह चीख कर गालियाँ बक रही थी और उसे छुड़ाने को आगे बढ़े नरेंद्र को हरीश और नवल ने पकड़ लिया था। अब नंदा माँ जी से रहम की भीख मांग रही थी। उन्होंने उसे धक्के देकर दरवाजे से निकाल कर कहा, देह दर्द करे तो फिर आ जाना, मरम्मत कर दूंगी। छूटने पर नरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, रुको तो नंदा। पर वह कह रही थी, नौकरी जाने के बाद तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? मेरी इज्जत तक तो उतरवा दी। ऐसे कायर पर मैं थूकती हूँ। नरेंद्र को लग रहा था वह वास्तव में नौकरी जाने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। जेल की कठोर यातनाएं सहकर वहाँ से छूटने के बाद दुनिया बदल चुकी होगी। वह धम्म से चारपाई पर बैठ गया। माँ जी जूही से कह रही थी, देखना, जो यह कल मुही दोबारा घर की दहलीज पर पैर तक रखे,
साहबजादे भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, तुम मियाँ बीवी एक हो जाओगे, मैं ही कड़वी दबा रहूँगी। माँ जी का हाथ बहू की पीठ सहला रहा था और बहू को लग रहा था जैसे उसकी बिछुड़ी सगी माँ एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में दूध का गिलास लिए हों, नारियल के फल की तरह, ऊपर से कठोर भीतर से नर्म। तो कहानी बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अगर आप सभी को पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने परिचितों में शेयर कर दीजिए और आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आगे भी आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।